हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टाइम। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को डिटेल में। तो कल हमने बात की थी रिसोर्सेज को चार बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और चौथा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसोर्सेज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला बायोटिक रिसोर्स और दूसरा अबायोटिक रिसोर्स। अब बायोटिक रिसोर्स किसे कहते हैं? तो ऐसे रिसोर्स जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं और जिनमें लाइफ होती है उन्हें हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरा, जिसे हम प्लांट्स कहते हैं, फौना मतलब एनिमल्स, फिशरीज एंड वी ह्यूमन बींग्स, ये सारे बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। अब बात करते हैं अबायोटिक रिसोर्स के बारे में। तो ये रिसोर्सेज नॉन लिविंग थिंग्स से कंपोज्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल रॉक्स, मिनरल्स, मेटल्स एक्सेट्रा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अबायोटिक रिसोर्सेज की कैटेगरी में आती है। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे कैटेगरी रिसोर्सेज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के बारे में। तो इस बेसिस पर रिसोर्सेज को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार यूज़ में आने के बाद वापस से केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस या मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा वापस से रिप्रोड्यूस या रिन्यू हो सकते हैं। ऐसे सारे रिसोर्सेज को हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में डालते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। तो ऐसे रिसोर्स जो कि एक बार यूज़ होने के बाद जिसे बनने में बहुत सारा समय लगता है, उसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। मतलब जो बहुत जल्दी रिन्यू नहीं हो सकते हैं, बहुत जल्दी प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं, ऐसे सारे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में डालते हैं। फॉर एग्जांपल मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा। क्योंकि हम जानते हैं कि एक बार फॉसिल फ्यूल अगर एग्जॉस्ट हो जाए तो इसे रिन्यू होने में शायद मिलियन एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो इन सारे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में डालते हैं। अब हम हमारे अगले कैटेगरी रिसोर्सेज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इस पे बात करेंगे। अब इस बेसिस पे रिसोर्सेज को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला इंडिविजुअली ओन्ड रिसोर्सेज। अब ऐसे रिसोर्सेज जो कि प्राइवेटली किसी एक पर्सन के द्वारा ओन किए जाते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को इंडिविजुअल ओन्ड रिसोर्सेज कहते हैं। इसमें क्या क्या आ सकता है? जैसे लैंड, हाउस, प्लांटेशन, जो कि किसी एक प्राइवेट पर्सन द्वारा ओन किया जाता है। ऐसे रिसोर्सेज को हम इंडिविजुअल ओन रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या एक कम्युनिटी द्वारा ओन किए जाते हैं, जिस पर कि उस कम्युनिटी के सभी लोगों का अधिकार होता है, वैसे रिसोर्सेज को हम कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि अगर हम विलेजेस की बात करें तो वहाँ पे ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स एक्सेट्रा कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड, ये सारे कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में आते हैं। हमारा अगला पार्ट है नेशनल रिसोर्सेज। अब ऐसे रिसोर्सेज जो बेसिकली कोई एक कंट्री ओन करता है उसे हम नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए तो जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कम्युनिटी ओन्ड हो या प्राइवेट ओन्ड हो, इंडिविजुअल ओन्ड हो, ये सारे एक नेशन, एक कंट्री के अंदर में आते हैं। क्योंकि उस कंट्री को ये पूरा राइट होता है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को पब्लिक गुड के लिए एक्वायर कर सकती है। नेशनल रिसोर्सेज में जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्स है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, या लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री है, और ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स दैट इज़ 22.2 किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्ट, ये सारे नेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। इन पर उस कंट्री का और वहाँ के लोगों का पूरा अधिकार होता है। हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि बेसिकली किसी पर्टिकुलर कंट्री या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नहीं होता है, बल्कि इस पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का अधिकार होता है, और वही इन सारे रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं। बिना उनकी परमिशन के कोई भी इन रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकता। ऐसे सारे रिसोर्सेज इंटरनेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। अब इस कैटेगरी में कौन सा एरिया आता है या कौन से रिसोर्सेज आते हैं? तो जितना भी ओशियनिक रिसोर्सेज है जो भी किसी भी कंट्री के कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड है, उन 200 नॉटिकल माइल्स को हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं। तो इस EEZ के जितने भी बियॉन्ड रिसोर्सेज आते हैं ओशियन में, ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं, और इन पर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री या इंडिविजुअल का कोई भी राइट नहीं होता है। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, और इन सारे
रिसोर्सेज पर उनके लॉ और रूल्स लागू होते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारा अगला कैटेगरी है रिसोर्सेज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो इस बेसिस पे रिसोर्सेज को 4 पार्ट्स में बेसिकली क्लासिफाई किया गया है: पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक और रिजर्व्स। तो हम पहले बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में। अब ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एरिया में पाए जाते हैं, उनके पास पूरा पोटेंशियल है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने का, बट ये अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं किए गए हैं। ऐसे रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जानते हैं राजस्थान, गुजरात में सोलर और विंड एनर्जी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। वहाँ बहुत एनॉर्मस मात्रा में ये सारा रिसोर्स मौजूद है, बट ये अभी तक उतनी अच्छी तरह से डेवलप नहीं किया गया है। और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम जानते हैं कि इंडिया का कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है और जितने भी कोस्ट है वहाँ पे टाइडल एनर्जी का यूज़ अच्छी तरीके से हो सकता है। टाइडल एनर्जी भी बहुत अच्छा रिसोर्स है, बट अभी तक इसे पूरी तरह से प्रॉपरली डेवलप नहीं किया गया है। तो ऐसे रिसोर्सेज पोटेंशियल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। मतलब इनके पास पोटेंशियल तो है, बट दे हैवंट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली येट। हमारा अगला कैटेगरी है डेवलप्ड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनका कि सर्वे हो चुका है, क्वालिटी और क्वांटिटी डिटरमाइन किया जा चुका है, बट इसका डेवलपमेंट या इसका यूज़ डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पर और लेवल ऑफ फिजिबिलिटी पर। मतलब ये कितना अफोर्डेबल है या टेक्नोलॉजी उतनी हमारे पास है या नहीं है। ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कहीं पर एक बहुत बड़ा कोल रिसोर्स या पेट्रोलियम का रिसोर्स पाया गया है, बट मे बी हमारे पास अभी वैसे टेक्नोलॉजी नहीं है या मे बी उसका एक्सट्रैक्शन इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। तो ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप्ड रिसोर्सेज की कैटेगरी में डाला जा सकता है। हमारा अगला पॉइंट है स्टॉक। स्टॉक किसे कहते हैं? तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि जिनके पास की पोटेंशियल होता है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने का, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है उसको एसेस करने का, उसको एक्सट्रैक्ट करने का। तो ऐसे जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें हम स्टॉक की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग चाहें वाटर को एज अ फ्यूल के इस तरह इस्तेमाल करना, क्योंकि हम जानते हैं वाटर 2 इनफ्लेमेबल गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सोर्स है एनर्जी का। बट अभी हम वाटर को एज अ फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उसे यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। तो ऐसे सारे रिसोर्सेज को हम स्टॉक की कैटेगरी में डालते हैं। हमारा अगला पॉइंट है रिजर्व्स। रिजर्व्स जो है ये स्टॉक का ही सबसेट है। इसका मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको कि यूज़ करने का हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है, बट ये अभी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसका अभी हम लोग पूरी तरह से प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं या हमने उसी पूरी तरह डेवलप नहीं किया है। ऐसे रिसोर्सेज को हम रिजर्व्स की कैटेगरी में डालते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग जानते हैं कि रिवर पे अगर डैम्स बनाए जाएं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, बट अभी हम इसे बहुत लिमिटेड एक्सटेंट में यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज रिजर्व्स की कैटेगरी में आते हैं। इनके पास हमारे फ्यूचर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए पोटेंशियल है, बट एट द मोमेंट इसका यूज़ बहुत कम मात्रा में हो रहा है। इस तरह के रिसोर्सेज को रिजर्व्स की कैटेगरी में डाला जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आगे बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में अगली वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।